हाय दोस्तों, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। बेटी सोतन की अंतिम भाग। अब तक हमने पढ़ा कि कीर्ति के कहने पर ऋतिक नैना की मांग में सिंदूर भर देता है और उसे अपने घर ले आता है। ऋतिक के कमरे में फोटो को देखकर नैना पहचान लेती है कि वो गीता है, जो उसके साथ मीरगंज के कोठे पर थी। नैना के बताए पते पर जाकर काजल और ऋतिक गीता को लेकर आते हैं। अब आगे। काजल गीता को लेकर थाने आ जाती है। थाने में अपने पापा को देखकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं। अपने पापा के गले लगकर गीता रो पड़ती है। तब काजल गीता से कहती है कि तुम सब कुछ विस्तार से बताओ कि तुम उस मीरगंज के कोठे पर कैसे पहुंची। ये सुनकर गीता कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर दुखी भाव आते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो लंबी सांस लेकर कहती है, मैं एक राघव नाम के लड़के से प्रेम करती थी। उसने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो मेरे घर वालों ने राघव से मिलने पर रोक लगा दी। मेरे घर वालों का कहना था कि राघव एक नंबर का शराबी और जुआरी इंसान है, लेकिन मैं तो राघव के प्यार में पूरी तरह पागल थी। मैंने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मेरे घर वालों को ये पता चला कि उनकी बात का मेरे पर कोई फर्क नहीं है, तो उन्होंने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ और एक दिन राघव के साथ मैं किसी को बिना बताए घर से भाग गई। मैं अपने साथ घर से कुछ रुपए, पैसे और गहने लेकर गई थी। राघव मुझे कुछ लड़कों के कमरे पर ले गया। उसने मुझे बताया कि वे उसके दोस्त हैं और वे उनके साथ वहीं रहेंगे। जब मैंने उन लड़कों के साथ रहने से मना किया तो राघव ने कहा कि कुछ ही दिन की बात है, जब तक हम अच्छे से अपना कोई घर नहीं ले लेते, हमारा काम धंधा नहीं जम जाता, तब तक तो हमें रहना ही पड़ेगा। मजबूरी में मैंने भी हाँ कर दी। वहाँ 4 लड़के थे। मुझे काफी डर लग रहा था, लेकिन राघव पर मुझे पूरा विश्वास था। 1-2 दिन मेरे साथ रहने के बाद राघव एक दिन ये कहकर घर से निकल गया कि वो कोई नया घर देखने जा रहा है। मैं उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। तो रात को जब मैंने उसके दोस्तों से इस बारे में पूछा तो वे लोग हंसने लगे। फिर उनके पास कोई फोन आया। फोन पर बातें करने के बाद उन लड़कों ने इशारों में बातें की। मेरे कुछ समझ में आता मैं वहां से भाग पाती, उससे पहले ही उन लड़कों ने मुझे पकड़ लिया। ये कहकर गीता रोने लग गई। फिर उसने कहा, उन लड़कों ने एक एक करके मेरी इज्जत लूटी। लड़कों से मुझे पता चला कि राघव मेरा सौदा कर गया है। वो मेरे जैसी ना जाने कितनी लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा कर लाता है और उनका सौदा करके चला जाता है। लगभग 10 दिन तक उन लोगों ने मुझे वहां बंदी बनाए रखा। वे लोग रोज मेरा रेप करते। आखिरकार वे लोग मुझे मीरगंज के उस कोठे पर बंदी बनाकर लेकर गए और मुझे वहां छोड़ दिया। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैं भाग ना सकी। मजबूरन मुझे वहां पर रहना पड़ा और वहीं की जिंदगी को अपनाना पड़ा। वहीं मेरा नाम बदलकर चंपा रख दिया गया। ये कहकर गीता रोने लग गई। तब काजल ने बताया, लेकिन हमने तो मीरगंज के कोठे की हर उन लड़कियों को आजाद करवाया था जिससे मजबूरन काम करवाया जाता था, तो फिर तुम अपने घर क्यों नहीं आई? ये सुनकर गीता बोली, कैसे आती, किस मुंह से आती? जिन घर वालों ने मुझे पाल पोस कर इतने प्यार से बड़ा किया था, उन्हीं घर वालों के मुंह पर कालिक पोत के मैं चली गई थी, तो उनके पास कैसे आती? इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे पास, इसीलिए मैं चाहकर भी नहीं आ पाई। फिर काजल उस छोटी सी बच्ची की तरफ इशारा करके कहती है, तुम्हारी गोद में जो 1 साल की बच्ची है, ये कौन है? ये सुनकर गीता कहती है, ये मेरी बेटी है। मैं नहीं जानती कि इसका बाप कौन है, बस इतना जानती हूँ कि इसे मैंने जन्म दिया है और मैं ही इसकी माँ और मैं ही इसका बाप हूँ। ये सुनकर काजल कुछ देर चुप रही। फिर उसने गीता के पापा की तरफ देखा और कहा कि आप भी हमें बताओ कि आपको कब और कैसे पता चला कि गीता उस लड़के राघव के साथ ही गई है। ये सुनकर गीता के पापा बोले, जब हमें पता चला कि गीता का किसी राघव नाम के लड़के के साथ चक्कर है, तो हमने काफी खोजबीन की। तो पता चला कि वो लड़का 1 नंबर का घटिया और बदमाश किस्म का आदमी है। हमने गीता को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार हमने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और एक दिन जब उसकी माँ उसे बुलाने कमरे में गई तो देखा कि वहाँ गीता नहीं थी और गीता का खत मिला, जिसमें ये लिखा था कि वो राघव के साथ जा रही है।
ये देखकर हमें बहुत दुख हुआ। हम गीता की पसंद की शादी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो लड़का सही नहीं था, गलत था। इस बारे में हमने काफी छानबीन की थी और गीता को भी काफी समझाया था, लेकिन वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उस लड़के के साथ गीता के चले जाने से हमारी काफी बदनामी हुई। मेरी माँ बीमार पड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची थी, लेकिन हमें अपनी बेटी की चिंता थी। मात्र 18 साल की लड़की में भला इतना दिमाग कहाँ होता है, उसे दुनियादारी की समझ कहाँ होती है। हमने गीता को ढूंढने की कोशिश की। तब एक दिन अखबार में पढ़ा कि नहर में राघव की लाश मिली है। ये देखकर हमें लगा कि शायद राघव और गीता दोनों ने ही नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। राघव की लाश तो मिल चुकी थी, लेकिन हमें चिंता इस बात की थी कि गीता की लाश क्यों नहीं मिली, क्योंकि अगर गीता राघव के साथ थी तो फिर उसकी लाश मिलनी चाहिए थी, और अगर गीता जिंदा है तो कहाँ है। हमने ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। आखिरकार हमने इसे मरा ही मान लिया। लेकिन आज जब नैना ने हमें ये सब कुछ बताया कि हमारी बेटी जिंदा है, तो हम बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी हुई। अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं हम अपनी बेटी को। ये कहकर गीता के पापा रोने लग गए, तो गीता ने अपने पापा के आंसू पोंछे। फिर गीता बोली, पापा, मैंने आपको काफी दुख पहुंचाया है। मैं अब भी आपसे कहती हूँ कि आप सब मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मैं आप सब लोगों के साथ नहीं जा सकती। ये सुनकर गीता के पापा बोले, नहीं बेटा, अब हमें किसी समाज की चिंता नहीं है। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारी इस नन्ही सी जान को भी अपना लेंगे। ये सुनकर गीता अपने पापा के गले लग गई। फिर गीता अपने भाई और पापा के साथ अपने घर आ गई। उसे देखकर उसकी माँ गीता के गले लगकर रो पड़ी, लेकिन दादी तो जैसे कुछ नाराज ही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने गीता की तरफ देखा ही नहीं। तब गीता उनके पैरों में जाकर गिर गई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए दादी। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन दादी, मैं आप सबको ठेस पहुँचाना नहीं चाहती थी। मैं तो बस यही चाहती थी कि जब मैं राघव से शादी कर लूंगी तो आप लोग कुछ दिन ही मुझसे नाराज रहेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना कुछ हो जाएगा। ये कहकर गीता रोने लग गई। गीता को रोते देखकर उसकी दादी का दिल भी पसीज आया, और उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। फिर उसकी दादी नैना के पास जाकर बोली, मुझे माफ कर दो बेटी। आज अपनी गीता को इस हाल में देखकर मुझे एहसास हुआ कि जब खुद की औलाद पर वही दुख, वही बिजली गिरती है तो कितना दुख होता है। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हें कितनी गालियां दी, तुम्हें हमेशा एक नीच गिरी हुई औरत समझा, लेकिन आज मेरी गीता का दुख देखकर मुझे एहसास हुआ कि उस नर्क में रहना तुम्हारी खुद की मजबूरी थी। मुझे माफ कर दो बेटी। तब नैना बोली, नहीं दादी जी, आप माफी मत मांगिए। गीता को देखकर नैना की आंखों में भी आंसू आ गई। गीता भागकर नैना के गले लग गई। फिर गीता अपनी नन्ही सी बेटी के साथ वहीं रहने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने काफी बातें बनाई, काफी भला बुरा कहा, लेकिन अब किसी भी परिवार के सदस्य को उनकी चिंता नहीं थी। उन्हें तो बस अब गीता और उसकी मासूम बेटी की चिंता थी। सभी उसके साथ बहुत खुश थे, सभी उसकी बेटी का बहुत ध्यान रखते थे। अचानक एक दिन नैना की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी सांसें उखड़ने लगी। इससे पहले कि ऋतिक डॉक्टर को फोन कर पाता, नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ लेकर घबराते हुए बोली, नहीं ऋतिक, अब नहीं, अब मेरा भगवान के पास जाने का समय आ गया है। फिर ऋतिक की तरफ देखा और कहा, मुझे सीने से लगा लो। ये सुनकर ऋतिक रोते हुए बोला, नैना, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। ये सुनकर नैना बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ। सभी घर वाले भी वहाँ दौड़ कर आ गए। नैना की ऐसी हालत देखकर सभी को बहुत घबराहट हो रही थी। सब डॉक्टर को बुलाने के बारे में कहने लगे, लेकिन नैना ने सबसे मना कर दिया। तब नैना ने ऋतिक से कहा कि ऋतिक, मुझे अपने सीने से लगा लो, मैं अंतिम बार तुम्हारी बाहों में मरना चाहती हूँ। ये सुनकर रोते हुए ऋतिक ने नैना को अपने सीने से लगा लिया, और कुछ ही देर में नैना हमेशा के लिए सबको छोड़कर भगवान जी के पास चली गई। नैना को देखकर सभी घर वाले फूट फूट कर रो पड़े। जब काजल को ये बात पता चली और उसने अपने ससुराल में ये बात बताई तो वहाँ भी सबको बहुत दुख हुआ। नैना के मम्मी पापा फूट फूट कर रोने लगे। सभी घर वाले दौड़कर ऋतिक के घर आ गए। नैना की मम्मी तो अपने होशो हवास खो चुकी थी। वहीं काजल उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार
पूरे विधि विधान से एक सुहागन के रूप में सजाकर नैना का अंतिम संस्कार किया गया। नैना की मौत से सभी सदमे में थे, लेकिन धीरे धीरे सबने अपने आप को संभाला। दिन गुजरने लगे और आखिरकार सबको नैना की मौत को स्वीकार करना ही पड़ा। नैना के मम्मी पापा वापस अपने घर चले गए। वहीं ऋतिक अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगा। गीता ने अपनी बेटी को ही अपनी जिंदगी बना लिया और वो पास ही एक प्राइवेट जॉब करने लगी, जिससे वो अपना और अपनी बेटी का अच्छे से गुजारा चला सके। अभी उसका एकमात्र मकसद समाज की दकियानूसी सोच से लड़कर अपनी बेटी को एक अच्छी और नई जिंदगी देना था। काजल भी धीरे धीरे अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गई। नैना के जाने के बाद काजल कीर्ति को ही नैना की तरह मानने लगी, क्योंकि कीर्ति में उसे नैना का अक्स नजर आता था। काजल की सौतेली माँ शीला अब उसे अपनी सगी बेटी नैना की तरह प्यार करती थी। कीर्ति ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम ऋतिक ने नैना की याद में नैना रखा। चाहे दादी जीते जी नैना से कितनी ही नफरत करती हो, लेकिन आज उसी नैना में उन्हें एक देवी नजर आती थी। 12 साल बाद अब चेतना पूरे 22 साल की हो चुकी है। वहीं काजल की बेटी चेतना की छोटी बहन कृषिका 11 साल की, ऋतिक और कीर्ति की बेटी नैना 10 साल की हो चुकी है। नैना और कृषिका एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती हैं। चेतना ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है और वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। चेतना अपनी बहन कृषिका से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, जिसको देखकर काजल और राहुल को बहुत खुशी होती है कि बेशक दोनों सगी बहनें नहीं हैं, पर दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी होती है यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं फिर कभी एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।